हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एनके ऑनलाइन स्टडी। आज हम सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जियोटेक्निकल सब्जेक्ट है उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो सब्जेक्ट है इसकी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर अपनी एक इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि कोई भी सिविल इंजीनियरिंग जो स्ट्रक्चर होती है वो फाइनली लोड बियर करके अपना लोड फाउंडेशन के थ्रू सोइल को ट्रांसफर करती है और जो सोइल है वो उस लोड को बियर करती है। अब यदि ये सोइल जो आपकी है वो यदि स्ट्रॉन्ग है, उस लोड को लेने के लिए कैपेबल है, तो वो बिल्डिंग जो आपकी कंस्ट्रक्ट की हुई है वो आपकी सेफ रहेगी। अदरवाइज वो बिल्डिंग जो है वो फेल हो सकती है, या तो वो कोलैप्स हो सकती है या फिर वो सेटल्ड हो सकती है बिल्डिंग। तो इस चीज को देखते हुए ये जो सब्जेक्ट है इसकी इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ जाती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि अपन बात करते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, तो लगभग इस सब्जेक्ट का 10% वेटेज रहता है। यानी कि 100 क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो 10 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से पूछ लिए जाएंगे। वो आपका जो सिलेबस दिया हुआ होगा उसमें पूरे थ्रू आउट सिलेबस को कवर करेंगे। तो अपन इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है इस सब्जेक्ट का वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो देखिए इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अपन जो सॉइल है उसको डिफाइन करेंगे। अब ये जो सॉइल है ये अलग अलग फील्ड के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन अलग अलग होती है, ठीक है। अलग अलग फील्ड के अकॉर्डिंग इसकी जो डेफिनेशन है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भाई जिस फील्ड में ये यूज हो रही है उसके अकॉर्डिंग, तो अगर अपन बात करते हैं पहला जो फील्ड है वो है एग्रीकल्चर फील्ड। तो एक एग्रीकल्चर इंजीनियर के लिए या एग्रीकल्चरिस्ट के लिए इसकी जो डेफिनेशन रहेगी वो ये रहेगी कि सोइल इज द सब्सटेंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ सरफेस विच ग्रोज एंड डेवलप प्लांट लाइफ। यानी कि एग्रीकल्चर इंजीनियर के लिए जो प्लांट्स वगैरह है उनकी जो लाइफ है उसके अकॉर्डिंग वो सोइल को डिफाइन करेगा। यानी कि जो अर्थ का, ये अगर अपन बात करते हैं एक मिनट के लिए, ये अर्थ सरफेस है आपका, ये जो आपका अर्थ सरफेस है, इससे ये जो टॉप सॉइल है यहाँ पे, ये जो टॉप सॉइल है आपकी, ये आपकी टॉप सॉइल, ये टॉप सॉइल हो गई आपकी। और यहां नीचे किसी ग्रेटर डेप्थ के ऊपर आपकी रॉक आपको मिलेगी इसमें। तो यहां पे क्या है कि ये जो टॉप पोर्शन है आपका सोइल का, जिसमें जो प्लांट्स हैं इनकी, इन प्लांट्स की जो आपकी ग्रोथ होगी, यहाँ पे इन प्लांट्स की ग्रोथ होगी इस पोर्शन में ही, इसी पोर्शन को ये क्या बोलते हैं, सोइल बोलते हैं। तो इनके लिए इस सोइल की डेफिनेशन ये हो गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपका एक जियोलॉजिस्ट के लिए बात करें। यदि जियोलॉजिस्ट है वो अपने अकॉर्डिंग सोइल को डिफाइन करेगा। एक जियोलॉजिस्ट जो है वो सोइल को ऐसे डिफाइन करेगा, यदि अपन बात करें कि ये आपका अर्थ सरफेस है, तो ये अर्थ सरफेस है, ग्राउंड लेवल है आपका, तो यहां इसका जो एक थिन पोर्शन है, बिल्कुल थिन पोर्शन है, इस पोर्शन को जिसमें कि रूट्स अकर होते हैं, केवल थिन पोर्शन, इसको तो ये बोलेंगे सॉइल। और ये जो पूरा पोर्शन है रोक, जहां रोक है, रोक तक का जो पोर्शन है आपका, उस पोर्शन को ये आप रोक में लेते हैं। यानी कि इस पूरे पोर्शन को ये मेटल बोलते हैं, मेंटल, ठीक है ना, इस पोर्शन को। तो इनके लिए ये छोटा सा जो पोर्शन है इसको ये सॉइल बोल रहे हैं, ये मेंटल का ही पार्ट है, ध्यान रखें आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सॉइल को डिफाइन करते हैं कौन, जियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट जो आपका है वो है एक सिविल इंजीनियर के लिए। तो सिविल इंजीनियर के लिए इसकी जो डेफिनेशन है वो सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेशन के अकॉर्डिंग होगी। तो वो कैसे, क्या इसकी डेफिनेशन रहेगी, तो एक सिविल इंजीनियर के अकॉर्डिंग सॉइल इज एन अनकंसोलिडेटेड मटेरियल विच इज फॉर्म ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स एंड यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड फाउंडेशन मटेरियल। यानी कि एक सिविल इंजीनियर इस मटेरियल को कंस्ट्रक्शन के लिए यूज लेता है, एज ए सैंड जो आपकी है वो यूज होती है आपकी, और उसके बाद एज ए फाउंडेशन मटेरियल, फाउंडेशन के अंदर भी इस सॉइल को वो यूज लेते हैं। क्यों? फाउंडेशन के सराउंडिंग जो आपकी जो सॉइल है वो आपकी सॉइल क्या है,
उस फाउंडेशन का ही पार्ट है और उस लोड को वो बियर करती है। बिल्डिंग जो आपकी है कंस्ट्रक्ट हुई है उसका जो लोड है उसको बियर करती है। इसलिए एक जो आपका सोयल इंजीनियर है या जियोटेक्निकल इंजीनियर है उसके लिए ये जो पूरा पोर्शन है रॉक के अबव वाला जो पोर्शन है आपका उसको वो सोयल बोलेगा। तो ये किसके लिए है? ये एक सिविल इंजीनियर के लिए इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग फील्ड में सोयल की अलग अलग डेफिनेशन है। नेक्स्ट जो आपका है वो है कुछ अपन डेफिनेशंस की बात करते हैं। डेफिनेशंस की बात करते हैं जैसे कि सोयल मैकेनिक्स, ये जो सब्जेक्ट है इसका नाम है आपका सोयल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग और करंटली सब्जेक्ट को जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के नाम से बोलते हैं। तो अब अपन बात करते हैं सोयल मैकेनिक्स की, क्योंकि ये वर्ड यूज हो रहा है आपका यहाँ पे। और इसके लिए इसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से रहेगी, सोयल मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच इज in which we study the behavior of soil। जो सोयल है उसका बिहेवियर अपन इसमें स्टडी कर रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। ये एक्शन फोर्सेस कहां से आ रहा है? उस सोयल के ऊपर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रखी है तो उसका जो लोड है वो आपका इसके ऊपर जा रहा है। जैसे कि अगर अपन बात करते हैं 1 मिनट के लिए, ये आपकी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रखी है, ये जो बिल्डिंग है इसका ये कुछ फाउंडेशन अपन ने यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका जो लोड है आपका, ये लोड इस सोयल के ऊपर, यहाँ पे जो सोयल होगी उस सोयल के ऊपर कुछ इस तरीके से लोड आपका नीचे रजिस्ट होगा। तो ये जो लोड यहां से आ रहा है, यदि मैं इस पी लोड की बात कर लेता हूं तो ये जो सोइल है इसके ऊपर इस लोड को ट्रांसफर किया गया है। तो यहां से क्या हो रहा है, जो सोइल है यहां पे वो उसके ऊपर इसका इस लोड की वजह से ये सोइल अपने बिहेवियर में चेंज करती है। हो सकता है कि लोड बियर करने की उसकी कैपेसिटी है तो उसको सेफली रजिस्ट कर लेगी, और यदि वो कैपेसिटी उसकी कम है, वो वीक सोइल है, तो उस लोड को बियर नहीं कर पाएगी। तो सोइल आपकी जो बिल्डिंग है वो आपकी क्या हो जाएगी, या तो वो आपकी कोलैप्स हो जाए यहां से, या फिर ये सेटल्ड हो जाए नीचे। तो ये केस ना हो, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन आपकी क्या रही है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने रखी है, सोइल मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच we study the behavior of soil under the action of forces with और विदाउट फ्लो ऑफ वाटर। अब देखिए इसमें जो सोइल है इसमें वाटर का जब फ्लो होता है तो इसके बिहेवियर में चेंज आता है। वो अपन आगे फर्दर स्टडी करेंगे कि इसकी जो बियरिंग कैपेसिटी है वो वाटर टेबल राइज होने की वजह से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। इफेक्टिव स्ट्रेसेस जो है वो जनरेट हो जाते हैं उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इस चीज को देखेंगे। नेक्स्ट जो आपका है इसके अंदर, इस सब्जेक्ट का इनोवेटिव कौन है, किसने इसको इनोवेटेड किया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस सोइल मैकेनिक्स के बारे में जो साइंटिफिक स्टडी थी वो डॉक्टर कार्ल वॉन ट्रेज़ागी ने 1925 में की थी। उन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी इन जर्मन लैंग्वेज में, अर्डबाउ मैकेनिक, ठीक है। तो ये जो बुक थी ये जर्मन लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी, और इसलिए जो ये डॉक्टर कार्ल वॉन ट्रेज़ागी हैं इनको फादर ऑफ सोइल मैकेनिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, ठीक है। देखिए इस तरीके से, ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम में, तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है, द इन्वेंटर ऑफ द टर्म सोइल मैकेनिक्स वाज। देखिए यहाँ पे क्रे है, डॉक्टर कार्ल ट्रेज़ागी है, डॉक्टर आलम सिंह है, पैक है, ठीक है। इसका पूरा नाम जो था डॉक्टर कार्ल वॉन ट्रेज़ागी है, लेकिन शॉर्ट में इसको कार्ल ट्रेज़ागी भी बोल दिया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में ये था, तो आपका यहाँ पे जो आंसर है वो क्या रहेगा, डॉक्टर कार्ल वॉन ट्रेज़ागी। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट जो आपकी डेफिनेशन है वो है सॉइल इंजीनियरिंग। सॉइल इंजीनियरिंग की डेफिनेशन क्या होगी, देखिए जब सॉइल मैकेनिक्स का इनोवेशन हुआ उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गए सॉइल मैकेनिक्स के अंदर, तो उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में यूज होना स्टार्ट हो गया। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जैसे कि कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसका लोड किस तरीके से सॉइल को ट्रांसफर हो रहा है, ये जो आपका प्रिंसिपल्स जो सॉइल मैकेनिक्स के वहां पे यूज हुए, तो इस चीज को आगे फर्दर क्या नाम दे दिया गया, सॉइल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन मैंने रखी है वो देखिए यहाँ पे, सॉइल इंजीनियरिंग इज एन अप्लाइड साइंस डीलिंग विद द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सॉइल मैकेनिक्स इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कौन सी हो गई आपकी, ये हो गई इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स,
ठीक है ना, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स जितनी भी हैं वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो गई आपकी, ठीक है ना। तो इसके बाद इसके अंदर सॉइल इंजीनियरिंग के अंदर उन पोर्शन को भी अपन देखते हैं। इट डील विद ऑल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सॉइल। सॉइल से रिलेटेड जितनी भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं आपकी, वो इस सॉइल इंजीनियरिंग के अंदर स्टडी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग। फाउंडेशन इंजीनियरिंग की क्या डेफिनेशन रहेगी? फाउंडेशन इंजीनियरिंग जो आपकी है वो ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है, ठीक है ना। ये जो फाउंडेशन इंजीनियरिंग है ये सिविल इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है, ठीक है। इसके अंदर आप जो स्ट्रक्चर है उसकी जो फाउंडेशन है उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, लाइक एज डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, रिनोवेशन ऑफ फुटिंग्स, फाउंडेशन वॉल्स, pile foundations and all other structures which form the foundation of building and other engineering structures। यानी कि जो फाउंडेशन इंजीनियरिंग है इसके अंदर आप जो आपकी स्ट्रक्चर्स है उनकी जो फाउंडेशंस होती हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी आपकी एक्सरसाइज होती हैं वो इसके अंदर आप स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है वो है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। देखिए इस पूरे सब्जेक्ट को प्रेजेंट टाइम में जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। इसका मतलब जो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग है इसके अंदर जो पहले जितनी भी आपकी जो नेम अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए डेफिनेशन वो इसके अंदर कवर हो रही है, ठीक है। देखिए कैसे, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इज ए ब्रॉडर टर्म विच इंक्लूड्स सॉइल इंजीनियरिंग, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, रॉक मैकेनिक्स एंड जियोलॉजी। यानी कि जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर सोइल से रिलेटेड जितने भी काम हो रहे हैं ना वो अपन इसमें स्टडी करते हैं, ये मत समझ लो आप। तो यानी कि जियोलॉजी वाला काम है वो स्टडी है वो भी इसके अंदर, रॉक मैकेनिक्स का है वो भी इसके अंदर, और फाउंडेशन इंजीनियरिंग है वो भी इसमें, और आपका सोइल इंजीनियरिंग भी इसमें, ठीक है ना। तो ये जो स्टडी है वो आपकी जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है द फील्ड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। यानी कि इस सॉइल मैकेनिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका फील्ड में कौन कौन से फील्ड हैं जहां पे इनका यूज होता है। तो इसको अपन एक एक करके देखते हैं, क्योंकि जब तक इन फील्ड्स के बारे में आपको पता नहीं चलेगा तब आप अच्छे से उस चीज को समझ नहीं पाएंगे जो अपन इसके अंदर प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। अगर आपको प्रिंसिपल्स का फील्ड का थोड़ा बहुत कोरिलेशन पता है कि वहां ये फील्ड में ऐसा यूज हो रहा है तो आप उसको इजीली उस चीज को कोरिलेट करके समझ सकते हैं, इसलिए अपन इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो पहला जो इसका एप्लीकेशन है वो है डिजाइन ऑफ फाउंडेशंस। यानी कि कोई भी आपकी जो स्ट्रक्चर है उसका जो लोड है वो फाइनली कहां ट्रांसफर होगा, वो होगा आपका फुटिंग के थ्रू, वो ट्रांसफर होगा सॉइल को, ठीक है ना। ये जो आपकी सॉइल है इस सॉइल को ये लोड ट्रांसफर हो रहा है। तो यहां पे सेफली इस लोड को ये सॉइल बियर करे, इसके लिए जो सॉइल मैकेनिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी स्टडी आपको करनी पड़ेगी। यदि आप उन प्रिंसिपल्स को यूज लेके यहां पे डिजाइन करेंगे तो जो आपकी जो डिजाइन है वो सेफ रहेगी। अब देखिए इसमें मैंने टू टाइप की फाउंडेशंस यहां पे रखी है, एक है आपकी सैलो, एक आपकी डीप, जिसका टाइप है आपका पाइल फाउंडेशन। यदि ग्राउंड लेवल से जो बिलो सॉइल है वो आपकी सॉइल आपकी स्ट्रॉन्ग है, लोड को बियर करने के लिए कैपेबल है, तो आप वहां पे सैलो डेप्थ तक की ही फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, सैलो फाउंडेशन, लाइक एज। नेक्स्ट जो आपका है वो है यदि लोड बहुत ज्यादा है स्ट्रक्चर का और ग्राउंड से बिलो जो आपकी जो सॉइल है वो उस लोड को बियर करने के कैपेबल नहीं है, यानी कि वो सॉइल वीक है यदि, तो आप क्या करेंगे, इस फाउंडेशन की जो डेप्थ है उसको आप इंक्रीज करते जाएंगे। यानी कि कब तक इंक्रीज करेंगे, जब तक कि वो जो लोड है वो सेफली ट्रांसफर ना हो जाए, तब तक आप उसको इंक्रीज करते जाएंगे। जनरली ये जो फाउंडेशन है वो रोक तक अपन प्रोवाइड करते हैं ताकि जो लोड है वो पूरा का पूरा रोक में चला जाए। रोक बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी नीचे ग्राउंड के अंदर एक आपकी स्ट्रक्चर रहती है, लेयर रहती है, तो वो लोड को तुरंत आपकी बियर कर लेती है।
इसलिए आप क्या करते हैं, पाइल्स आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। आगे अपन पाइल फाउंडेशन जो आपका पोर्शन है वहां पे इसको डीपली देखेंगे, कैसे अपन ने इसको प्रोवाइड किया है, कैसे इसका फंक्शन होता है। तो ये स्टडी करने के लिए आपको इस सब्जेक्ट के जो प्रिंसिपल्स है उनका यूज जरूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका है वो अपन यहां पे देख रहे हैं, नेक्स्ट प्रिंसिपल जो इसका यूज हो रहा है वो आपका कहां पे हो रहा है, डिजाइन ऑफ अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स। अब देखिए अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स कौन सी होती हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक फिगर रखा है, हाईवे है, इसके पास में एक हिली एरिया है। तो इस हिली एरिया से ये जो आपकी सोइल है वो इस हाईवे के ऊपर, इस रोड के ऊपर ना आए, नीचे जो आपकी है सोइल कोलैप्स होके नीचे ना गिरे, इसके लिए यहाँ पे एक वॉल कंस्ट्रक्ट की गई है। ये जो वॉल है इसके ऊपर सोइल का प्रेशर लगेगा, ये इस तरीके से सोइल का प्रेशर लगेगा। ये वॉल है आपकी, ये जो है ये क्या है, ये वॉल है, रिटेनिंग वॉल। तो इसके ऊपर इस सोइल का प्रेशर लग रहा है। तो कि ये जो आपकी, जब आप इस रिटेनिंग वॉल को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इस सोइल का इंटरेक्शन है इसके साथ में, तो कितना लोड आएगा, ये सेफली इस लोड को रजिस्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, उसके लिए आपको जो सॉइल मैकेनिक्स है इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है। तो ये भी आपका ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट जो है वो है डिजाइन ऑफ अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स। अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स क्या हो सकती हैं, या कोई टनल हो या फिर कोई कंड्यूट हो। कंड्यूट कहां पे यूज होगा आपका, यानी कि आपने सीवर लाइन लगाई है सीवरेज सिस्टम में, ये टनल आपका कहीं आपका हिली वैली एरिया से कोई आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है उसको आपको ले करना है, तो उसके लिए आपको एक टनल डिजाइन करना पड़ेगा। इस टनल के ऊपर या इस कंड्यूट के ऊपर जो सोइल है वो प्रेशर डालेगी, उसका प्रेशर आएगा इसके ऊपर। तो उसका प्रेशर कितना आएगा, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको डिजाइन करते हैं, टनल को और कंड्यूट को, ये जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं इनको। तो वहां पे भी जो सॉइल के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका यूज होगा। यदि आप उन सॉइल के प्रिंसिपल्स को यूज लेके काम नहीं करोगे तो ये आपकी स्ट्रक्चर फेल हो सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो फील्ड है उनमें आपका इसका यूज हो रहा है, किसका, जो सॉइल मैकेनिक्स है इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनका यूज हो रहा है। नेक्स्ट जो आपका है वो है पेवमेंट डिजाइन। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, जनरली आप देखते भी हैं इसके बारे में। तो देखिए जो हाईवे होता है, हाईवे के ऊपर जो व्हीकल्स वगैरह आपके एक प्लेस से दूसरे प्लेस को जाते हैं, तो रोड के ऊपर जो आपका लोड है वो व्हीकल का, वो आपका नीचे ट्रांसफर होता है सॉइल को। वो कैसे ट्रांसफर होता है, यदि अपन देख लें कि यहाँ पे कोई आपका व्हीकल आपका चल रहा है, ये कोई व्हीकल है, ये आपका यहाँ से चला, ठीक है। तो ये जो व्हीकल है जब ये जाएगा तो यहाँ पे लोड इस पे ट्रांसफर करेगा। तो ये जो टॉप पोर्शन मैंने यहाँ पे रखा है ये क्रॉस सेक्शन है आपका फ्लेक्सिबल पेवमेंट का, जो आपकी बिटुमिनस रोड होती है उसका क्रॉस सेक्शन अपन ने लिया है। टॉप पे ये होता है सरफेस कोर्स, उसके बिलो होता है बेस कोर्स, और उसके नीचे जो है वो आपका सब बेस कोर्स है, और सबसे नीचे जो है वो है सोइल, सबग्रेड बोलते हैं आप इसको। देखिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा पोर्शन होना जरूरी है, ये वाला। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पूरे लोड आपके आएंगे। कौन कौन से लोड, एक तो आपका इस व्हीकल का, फिर ये इसके अबव जो आपका स्ट्रक्चर है इसका लोड आएगा। तो इसको सेफली ट्रांसफर करने के लिए ये जो आपकी सबग्रेड सोइल है वो आपकी क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इस लोड को बियर करने के लिए कैपेबल होनी चाहिए। यदि आपका ये जो सॉइल है, सबग्रेड सॉइल जो है वो यदि वीक हुई, प्रॉपर कॉम्पैक्ट की हुई नहीं होगी, तो आप देखते हैं कई जगह पे हाईवेज के ऊपर कुछ अंडुलेशंस आपको मिलते हैं, तो वो अंडुलेशंस आपको वहां पे मिलेंगे, यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो आपकी स्मूथ नहीं होगी और अच्छी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं होगी। कौन सी, यहाँ पे हाईवे है, ठीक है ना, रोड। तो इस तरीके से वहां पे यदि आपने प्रिंसिपल्स का ध्यान रखा है तो वहां पे क्या होगा, जो आपकी हाईवे है वो आपकी लॉन्ग लाइफ तक वहां पे स्टेबल रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका प्रिंसिपल का जो यूज है वो है आपका एम्बैंकमेंट्स एंड एक्सकेवेशंस।
यानी कि अब एम्बैंकमेंट्स और एक्सकेवेशन कहाँ, यानी कि यदि आपको कोई रेलवे लाइन लगानी है, यानी कि कोई एलिवेटेड हाईवे अगर आपका जा रहा है तो वहां पे स्लोप होगा। इस स्लोप की डिजाइन कितनी हाइट के ऊपर आप इस सॉइल पोर्शन को रख सकते हैं ताकि वो नीचे सेटल्ड ना हो, कोलैप्स ना हो सॉइल, तो इसके लिए आपको स्टेबिलिटी एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। तो वो प्रिंसिपल ऑफ सॉइल मैकेनिक्स है, तो वो वहां पे यूज हो रहा है। ठीक है, फिर यदि अपन बात करते हैं कोई कैनाल डिजाइन हो रहा है, आपका कैनाल वगैरह डिजाइन हो रहा है, ये अगर 1 मिनट के लिए अपन बात कर लेते हैं, ये कोई कैनाल का क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका स्लोप है, ये स्लोप स्टेबल रहे, फेल ना हो, इसके लिए आपको प्रिंसिपल्स ऑफ सॉइल मैकेनिक्स जो है उनका नॉलेज जरूरी है जब आप इसको डिजाइन करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सब्जेक्ट के अंदर नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका डिजाइन ऑफ अर्थ डैम। देखिए अर्थ डैम क्या होता है। अर्थ डैम जो है वो एक वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर होती है, जान रहे, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, यानी कि इसका जो अपस्ट्रीम साइड जो है, इस साइड में आप वाटर फिल करते हैं, रिजर्वायर होता है इधर, ये समझ लो आप। ठीक है ना, तो यहां पे बहुत क्वांटिटी में, ह्यूज क्वांटिटी में वाटर को ये रजिस्ट करता है, स्टोर करता है। तो इसकी जो बॉडी है वो पूरी की पूरी बॉडी जो है वो सॉइल से बनती है, अर्थ से बनी हुई होती है। ठीक है, तो यहां पे ये जो वाटर है, ये वाटर इस बॉडी के ऊपर, यहां पे सॉइल होगी तो सॉइल के ऊपर प्रेशर लगाएगा, सीपेज प्रेशर लगाएगा। तो ये वाटर जो है वो इस बॉडी में से सीपेज होके एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो आपके प्रिंसिपल्स हैं सॉइल मैकेनिक्स के, वो यदि आपने प्रॉपर यूज नहीं लिए हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपकी फेल हो सकती है। अब ये स्ट्रक्चर बहुत बड़ी होती है, तो जो लो एलिवेटेड एरियाज में जो आपके विलेजेस वगैरह या जो लिविंग हुड्स हैं वो रह रहे हैं, तो उनको नुकसान हो सकता है यदि वो फेल हो गई तो। ठीक है ना, इसलिए आपको इसका प्रॉपर डिजाइन करने के लिए सॉइल मैकेनिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका यूज जरूरी है। ठीक है ना, तो इसमें आप जैसे लाइक एज अगर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉम्पैक्शन, परमेबिलिटी, शियर स्ट्रेंथ, ये चीजें यहाँ पे जरूरी है नॉलेज इनका जब डिजाइन करते हैं। ठीक है ना, तो इसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। अब आपका जो ये सॉइल जो आपकी है, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन यहाँ पे देखने जा रहे हैं, ओरिजिन ऑफ सॉइल, यानी कि ये जो सॉइल आप पढ़ रहे हैं, ये सॉइल कैसे बनी, इसका क्या कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू ये सॉइल बन रही है। तो इसकी डेफिनेशन अपन इस तरीके से रखते हैं, सबसे पहले तो कि सॉइल क्या है। ठीक है, देखिए सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ने पहले डेफिनेशन देखी थी, लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा से डेफिनेशन बता रहा हूँ क्योंकि अपन यहाँ पे इसका ओरिजिन वगैरह देख रहे हैं कैसे बन रही है वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सॉइल जो है वो डिफाइंड होती है एज एन अनकंसोलिडेटेड मटेरियल composed of solids produced by disintegration of rock by weathering action। ठीक है, तो और ये जो आपकी सॉइल है ये यूज हो रहा है आपका एज ए कंस्ट्रक्शन एंड फाउंडेशन मटेरियल। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी आपकी, सॉइल इज एन अनकंसोलिडेटेड मटेरियल which is formed due to disintegration of rocks by weathering action which is used as construction and foundation material। अब ये जो आपकी सॉइल है उसके जो void space हैं आपके, क्योंकि एक हेट्रोजीनियस आपका मटेरियल होता है, ये एक हेट्रोजीनियस मटेरियल होता है। ये जो आपके ये है सॉलिड्स, ये क्या है, सॉलिड्स है। इसके अंदर हो सकता है वाटर भी आपका हो, वाटर हो, जो वॉइड स्पेस है वहां पे आपका हो सकता है एयर भी हो।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वॉइड स्पेस है इनके बीच में, ये सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में, वो किससे फिल होगा, या तो वो वाटर से फिल होगा या फिर वो एयर से फिल होगा। ठीक है। तो और ये जो सॉइल है ये ऑर्गेनिक जो आपका मैटर है वो भी कंटेन कर सकती है। ऑर्गेनिक मैटर कौन से होते हैं, जो प्लांट्स वगैरह हैं, इनके डिकम्पोजिशन की वजह से जो आपका मटेरियल बनता है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है, और वो धीरे धीरे फुली डिकम्पोज होकर वो सॉइल का ही पार्ट हो जाता है, उसको आप ऑर्गेनिक सॉइल बोलते हैं। ठीक है। तो ये इसका ओरिजिन है। अब इसके अपन फॉर्मेशन की बात करते हैं, कैसे ये सॉइल आपका फॉर्म होता, कैसे बनता है। तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज ए रिजल्ट ऑफ जियोलॉजिकल साइकिल। अब अपन बात करते हैं जियोलॉजिकल साइकिल क्या होता है। यहां पे वर्ड यूज हो रहा है जियोलॉजिकल साइकिल। ये जो जियोलॉजिकल साइकिल जो है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ठीक है। देखिए, ये आपकी एक रॉक है, इस रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है बाय वेदरिंग एक्शन। वेदरिंग एक्शन जो आपके हैं वो नेचुरल वेदरिंग एक्शन भी हो सकते हैं और कुछ मैन मेड भी एक्शंस हो सकते हैं। ठीक है। तो यहां पे जो एक्शन है उसकी वजह से ये जो सॉइल है यहां से ये आपकी इरोड होके यहां से नीचे गिरना स्टार्ट होगी, इरोड होगी। तो ये बाय ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी, किसके थ्रू, ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी के थ्रू ये क्या होगी, ट्रांसपोर्ट होगी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस को ये ट्रांसफर होगी। तो ये ट्रांसफर होती रहेगी एजेंसी के थ्रू, ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी के थ्रू। डिपॉजिट भी होती रहेगी, कहीं भी इसको जगह मिली वहां डिपॉजिट भी होती गई और चलती गई। बड़े पार्टिकल्स रुकते गए, छोटे पार्टिकल्स आगे फॉरवर्ड होते गए। तो यहां पे ये कहीं डिपॉजिट हो गई। फिर ये सॉइल जो है ये धीरे धीरे टाइम के साथ में ये डिपॉजिट होके लेयर्स में, ये हाई कंप्रेशन की वजह से, ये आपके हाई हीट और हाई प्रेशर की वजह से ये अपविवल हो जाता है। अपविवल का मतलब क्या है, अर्थ मूवमेंट होना अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि रॉक का फॉर्मेशन समझ लीजिए आप। यानी कि आप क्या हो रहा है, वापस से इस प्रोसेस, इस पॉइंट पे आके वापस से ये रॉक बन रहा है। ठीक है ना। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहां से क्वेश्चन कैसे होगा वो अभी अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो इसके अंदर अपन बात करते हैं कि ये जो जियोलॉजिकल साइकिल है इसका कौन कौन से पार्ट हैं वो देखिए। यहाँ पे जियोलॉजिकल साइकिल कंसिस्ट ऑफ इरोजन, पहला फेज। देखिए, फॉर्मेशन का पहला फेज है ये कंटिन्यूअस फेज, लेकिन फर्स्ट फेज अपन यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि अपन सॉइल का फॉर्मेशन की स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट फेज जो है वो इरोजन है बाय वेदरिंग एक्शन। सेकेंड फेज जो आपका है ट्रांसपोर्टेशन बाय ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी। थर्ड फेज जो आपका है वो डिपोजिशन है, यानी कि सॉइल डिपोजिट होती जा रही है। फोर्थ जो है वो आपका है अपविवल। अपविवल मतलब अर्थ मूवमेंट, डिपोजिशन ऑफ सॉइल्स अंडर हाई प्रेशर एंड हीट। और फिर फॉर्मेशन किसका हो रहा है वहां पे आगे, वापस से रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। तो अगेन फॉलो बाय वेदरिंग एंड सो ऑन। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, वापस से कंटिन्यूअस प्रोसेस होता जा रहा है। तो आपको यहां पे इन जो भी इसके जो स्टेजेस हैं इनका जो कंटिन्यूटी है उसका ध्यान रखना है, किसके बाद कौन सा आएगा। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें इसके अंदर। नेक्स्ट जो है वो देखिए, इसमें मैंने एक क्वेश्चन रखा है यहाँ पे जो किसी एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन है जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज। सॉइल के फॉर्मेशन के लिए जो जियोलॉजिकल साइकिल है वो क्या होगा। देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, अपविवल, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, वेदरिंग। तो जब भी ये आ जाता है तो आपके माइंड में इसका जो सॉइल है इसका फॉर्मेशन का आपका माइंड में आना चाहिए। तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या हो रहा है आपका, अभी अपन ने देखा था इसका इरोजन हो रहा है। ठीक है। फिर ये ट्रांसपोर्ट होके एक प्लेस से दूसरे प्लेस को ट्रांसपोर्ट हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपका।
फिर कहीं आपका ये क्या हो रहा है, कहीं डिपॉजिट होती जा रही है, तो ये क्या हो गया, डिपोजिशन हो गया आपका, ठीक है। फिर यहां से ये डिपोजिशन के बाद में नेक्स्ट जो है धीरे धीरे यहां पे ये अपवीवल होगा सॉइल का, तो यहां पे ये अपवीवल हो गया, ये अपवीवल हो गया सॉइल का, तो इससे फॉर्मेशन। तो इस तरीके से तो आपको क्या रखना है, ये स्टेजेस स्टेप बाय स्टेप ये पता होना चाहिए। तो ये कौन से वाले में है आपका, सबसे पहले इरोजन है आपका, यानी कि वेदरिंग भी है, इरोजन को अपने वेदरिंग भी रखा है, ठीक है ना। तो आपका इरोजन का मतलब वेदरिंग, तो आपका क्या हो गया वेदरिंग, इसको आप इरोजन वाले को वेदरिंग भी बोल देते हैं, वेदरिंग भी है, ठीक है ना। तो यहां से ये वाला स्टेज आ गया, दूसरा आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर आपका डिपोजिशन होता गया, और फिर क्या हो रहा है, अपवीवल हो रहा है आपका। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, वेदरिंग प्रोसेस। वेदरिंग प्रोसेस क्या है, यानी कि ये जो सॉइल फॉर्म हो रही है, इरोड हो रही है, इरोजन हो रहा है, तो वहां पे वेदरिंग प्रोसेस अपन ने वर्ड यूज लिया। तो वेदरिंग प्रोसेस क्या होता है, वेदरिंग प्रोसेस जो है वो है रॉक का डिसइंटीग्रेशन होना। ये जो डिसइंटीग्रेशन है वो या तो आपका फिजिकल एजेंसीज के थ्रू हो सकता है, या फिर ये केमिकल एजेंसीज के थ्रू हो सकता है। किसका, रॉक का डिसइंटीग्रेशन। तो उसके लिए आप इसको सेपरेटली समझते हैं। फिजिकल वेदरिंग क्या होती है, फिजिकल वेदरिंग जो है वो आपकी डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक बाय फिजिकल एजेंसीज इज कॉल्ड एज फिजिकल वेदरिंग या मैकेनिकल वेदरिंग। अब ये फिजिकल एजेंसीज कौन सी होती हैं, उनको अपन देखते हैं। देखिए फिजिकल एजेंसीज जो हैं वो फर्स्ट है आपका पीरियोडिकल टेम्परेचर चेंजेस, यानी कि कभी विंटर, कभी आपका समर, कभी रेनी सीजन, ये कंटिन्यूस चलते रहते हैं अल्टरनेटिवली। इससे क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, फिर टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है। तो इसकी वजह से जो आपकी रॉक है उसके जो जहाँ पे कहीं क्रैक्स आए हुए हैं वहाँ पे जो वाटर है रेनी सीजन में वो चला जाता है अंदर, पेनिट्रेट हो जाता है। तो फिर जब ये जो आपका विंटर सीजन होता है, जब बहुत कोल्ड नाइट्स होती है, तो उस टाइम में क्या होता है, ये जो वाटर है ये एक्सपेंड होता है। तो ये पीरियोडिकली चलता रहता है, तो कभी वो एक्सपेंड होगा, कभी वो श्रिंक होगा। तो ये जो एक्सपेंड और आपका जो श्रिंक जो है उसको अपन फ्रीजिंग एंड थॉविंग एक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, टेम्परेचर चेंजेस की वजह से। तो एक एजेंसी तो ये हो सकती है आपकी। दूसरी एजेंसी जो है वो है विंड हो सकती है। विंड हाई स्पीड से ब्लोज होती है, तो जो रॉक है वो अगर रॉक पोर्शन आपका विंड के कांटेक्ट में आ रहा है तो वहां पे क्या होता है, वो विंड उस रॉक को इरोड करती रहती है टाइम के साथ साथ, और उस रॉक पार्टिकल्स को अपने साथ में फ्लो करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ उसको फॉरवर्ड करती रहती है। तो एक एजेंसी ये होगी। नेक्स्ट एजेंसी जो आपकी है वो है वाटर। देखिए वाटर एक प्लेस से दूसरे प्लेस को आपका क्या होता है, फ्लो होता है। तो यदि इसका जो वाटर जो है अगर हिली एरियाज पे अगर अपन बात करें जहाँ पे रॉक जो आपके पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पे, तो इसका जो अगर हाइट से वाटर आपका गिर रहा है या फिर रेनी सीजन में रेन आपकी आ रही है, तो उसमें क्या होता है, इसका प्रेशर लगेगा रॉक के ऊपर और ये उस रॉक के पोर्शन को, उसके पार्टिकल्स को अपने साथ में फ्लो करके लेके चला जाएगा। तो इससे जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो आपका फिजिकल वेदरिंग में आता है। नेक्स्ट है ग्लेशियर। देखिए ग्लेशियर जो है वो भी अपने साथ में रॉक पार्टिकल्स को फ्लो करके लेके जाता है, और टाइम के साथ साथ वो जो रॉक पार्टिकल्स हैं वो आपकी स्मॉल साइजेस में कन्वर्ट होते जाते हैं। तो ये एक एजेंसी है जिसके थ्रू रॉक से सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट है ग्रेविटी। ग्रेविटी का
जो आपका प्रिंसिपल है वो कैसे आपका है, यदि अपन एक ये कोई आपकी रॉक है, चट्टान है, यहाँ पे कुछ पोर्शन जो आपका है वो किसी भी कारणवश रीजन से यहाँ से ये थोड़ा सा क्रैक्स आ गए, इसमें क्रैक्स आ गए। क्रैक्स आने के बाद में यहाँ पे इसका जो लोड है, सेल्फ वेट रॉक पोर्शन का, उसकी वजह से ये नीचे टूट के नीचे गिर जाती है। क्या? रॉक पार्टिकल्स। तो ये नीचे यहाँ इसके जो बॉटम है, इसका जो यहाँ पे इस पोर्शन पे ये फुट पोर्शन जो है रॉक का, वहां पे ये गिर जाता है, यहीं पे गिरा हुआ रहता है, बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो। तो ये जो है इसका एक नाम है आपका टोलस, आप इसको बोलते हैं, ठीक है ना। आगे अपन देखेंगे। तो ये जो आपका है वो है फिजिकल वेदरिंग के थ्रू, ये कुछ एजेंसीज हैं। एक लास्ट और बच रहा है आपका प्लांट रूट्स। प्लांट रूट्स जो आपकी होती हैं ये आपकी रॉक को पेनिट्रेट करती है। किसको? रॉक को। यहाँ पे अगर कोई प्लांट है, ये जो प्लांट है इसकी जो रूट्स हैं, ये आपकी जो रूट्स हैं ये आपकी रॉक को पेनिट्रेट करके और इसको क्या कर देती हैं? क्रैक्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसमें क्या आ जाते हैं? क्रैक्स आ जाते हैं आपके, ठीक है ना। तो ये जो क्रैक्स हैं इसकी वजह से यहाँ पे इस रॉक का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एजेंसीज हैं जिनसे फिजिकल वेदरिंग की कुछ एजेंसी है, जिनसे डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक होकर सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं इसके कोहेजनलेस सॉइल। किसके? फिजिकल वेदरिंग से जो सॉइल बनती है उसको अपन जनरली कोहेजनलेस सॉइल बोलते हैं। कोहेजनलेस सॉइल क्या होती है? जिसमें कोहेजन ना हो, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में कोहेसिव फोर्स ना हो, अट्रैक्टिव फोर्स ना हो, या वो बड़े पार्टिकल्स की सॉइल होती है जो कि प्रीडोमिनेंट जो फोर्सेस जो आपके होते हैं वो आपके इसके अंदर ग्रेविटी फोर्सेस होते हैं। आगे फर्दर इसका क्लासिफिकेशन वगैरह इनके बारे में इसकी स्टडी करेंगे कोहेजनलेस सॉइल की, ठीक है। तो ये जो है यहां से फिजिकल वेदरिंग से जो सॉइल फॉर्म होती है उसका एक एग्जांपल क्या है? कोहेजनलेस सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है वो है, एक क्वेश्चन रखा है यहाँ पे, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए, कोहेजनलेस सॉइल्स आर फॉर्म ड्यू टू, इसमें ऑप्शन है ऑक्सीडेशन, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, हाइड्रेशन, केमिकल वेदरिंग। तो आपका जो कोहेजनलेस सॉइल है वो किससे फॉर्म होती है? आपकी फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका इसका आंसर ये होगा। केमिकल वेदरिंग जो आपका है उसकी एजेंसीज है ये, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, इसकी एजेंसीज है। नेक्स्ट स्लाइड में अपन वो स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है वो आपका है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग जो है ये आपका एक प्रोसेस है, किसका? डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक का, रॉक से सॉइल का फॉर्मेशन होना। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? केमिकल वेदरिंग में बी कॉज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का उसके साथ ऐड हो रहा है वाटर के साथ में, और वो रॉक को डिसइंटीग्रेट कर रहा है, डिकम्पोज कर देता है, ठीक है ना। फिर हाइड्रेशन, कार्बोनेशन CO2 का इसके साथ में, वो उसको क्या करता है? डिकम्पोज करता रहता है। लीचिंग बाय ऑर्गेनिक एसिड्स, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स आपके रॉक के अंदर अवेलेबल होते हैं। जब रेनी सीजन आती है तो रेनी वाटर जो है आपका वो उसके अंदर जाके पेनिट्रेट होता है और वहां से उस रॉक के अंदर से वो लीच आउट होता है, बाहर निकलता है। तो अपने साथ में सॉइल रॉक के पार्टिकल्स को लेके बाहर निकल जाता है। उससे जो फॉर्मेशन आपका जो होता है वो आपका क्लेज का फॉर्मेशन होता है, फाइन पार्टिकल्स की सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या हो गया? क्ले मिनरल्स, ठीक है ना, यानी कि फाइन पार्टिकल्स की सॉइल होती है। अब ये जो आपका ये फिजिकल वेदरिंग, यानी कि फिजिकल प्रोसेस, और दूसरा ये आपका केमिकल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इनसे जो फॉर्म सॉइल हो रही है उन सॉइल को अपन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे?
तो देखिए जो आपकी फिजिकल वेदरिंग से जो सॉइल फॉर्म होती है उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो पेरेंट रॉक की प्रॉपर्टीज की सिमिलर होती है, ठीक है ना। लेकिन जो केमिकल वेदरिंग है यहां पे आपका उसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, रॉक का डिकम्पोजिशन हो जाता है, उससे क्या होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो पेरेंट रॉक की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहां पे एक क्वेश्चन है गेट 1997 में आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? द शेप ऑफ क्ले पार्टिकल्स इज यूजुअली, जो क्ले पार्टिकल्स हैं उनकी शेप कैसी होती है। देखिए जो आपके क्ले पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। प्लेट मतलब बिल्कुल थिन। तो इनका नेचर होता है उस प्लेट का फ्लैकी, बिल्कुल फ्लैकी वर्ड वहां से आया प्लेट से। तो ये प्लेट आपकी स्ट्रक्चर्स फ्लैकी स्ट्रक्चर्स होती है किसकी? क्ले पार्टिकल्स की। और ये जो आपके राउंडेड है, एंगुलर है और ये टबुलर है, ये है आपकी कोहेजन लेस सॉइल जो आपकी हैं, उनकी आगे स्टडी करेंगे अपन जो क्ले मिनरल्स है वहां पे पूरा कंप्लीटली इसको, ठीक है ना। क्या शेप होती है, किस तरीके से आपकी इसकी स्ट्रक्चर्स बनती है, ठीक है ना। तो ये जो शेप है ये है आपकी जो आपकी सैंड है उनकी है। तो क्ले की यहाँ पे फ्लैकी ऐसी होती है क्ले, बिल्कुल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल ऐसे ऐसे थिन, बिल्कुल ऐसे। ये प्लेट लाइक, जिसको आप फ्लैकी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें।